नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। और आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों को लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के समक्ष। और भारत की प्रमुख नदियों को हम देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एसएससी हो या यूपी लेखपाल हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी हाल ही में आपके देखे होंगे बिहार शिक्षक भर्ती है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी यहाँ से नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भूगोल जिसका विषय रहा है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत की प्रमुख नदियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम भारत की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियों को थोड़ा समझने से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय नदियों को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ मतलब जो बड़ी नदियाँ हैं हमारी, उन नदियों को थोड़ा हम समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नदियों को समझने से पहले हमारी 3 नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहलाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? वो हमारे सिंधु नदी तंत्र है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और सतलज नदी तंत्र है। क्यों? क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये बड़ी नदियां हैं और ये 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती हैं। जैसे हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी का उद्गम जो है यहाँ चाइना से होता है और भारत पाकिस्तान में अपना जल गिराती है, यानी 3 देशों से होकर के ये क्या है, प्रवाहित हो रही है। इसी तरीके से हमारे सतलज नदी भी 3 देशों से होकर के, चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर के प्रवाहित होती है। आगे इसी तरीके से हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है, चीन है, भारत है और बांग्लादेश है। तो 3 देशों से होकर के ये भी प्रवाहित होती है। तो आप सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये तीनों नदियां जो है अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, और तीनों नदियां ये जो है 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती हैं। आइए हम समझते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय नदियों के बारे में, विशेषताएं इसकी समझते हैं। देखिए, यहाँ से ये 3 नदियां जो हैं एक ही बिंदु से निकल रही हैं, यानी एक ही स्थान से जो है निकल रही हैं। अब ये एक ही स्थान से क्यों निकलती हैं? तो इनकी कुछ अलग विशेषता है। आप देखे होंगे जब हिमालय का पढ़ते हैं, भारत का हिमालय पढ़ते हैं, तो हिमालय के उत्थान से पहले आप देखे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो है, यानी नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले यहाँ पर नदियाँ बह रही थी। फिर आगे समय आता है और यहाँ पर हिमालय का उत्थान होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये तीनों नदियां जो है हिमालय के पूर्व, यानी हिमालय के उत्थान के पूर्व से पहले यहाँ नदियां बह रही हैं। हिमालय का उत्थान होना प्रारंभ हुआ और हिमालय का उत्थान होता गया, और ये नदियां ना ही अपना रास्ता बदली और ना ही अपना ये मार्ग छोड़ा। अब ये जब हिमालय का उत्थान होता गया, तो ये हिमालय जब उत्थान होता गया तो हिमालय को ये काटती रही। जैसे आप इधर समझिए, देखिए ये जो है हिमालय का उत्थान हो रहा है और ये हिमालय को काट रही है। तो ये हिमालय, देखिए ये हिमालय का उत्थान हो रहा है और हिमालय को काट काट कर ये यानी गहरी गार्ड्स का निर्माण कर रही हैं। तो ये जो है, यानी इसे जो गार्ड्स का निर्माण करती हैं, तो ये जो इस तरीके से बन जाता है, इसे हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं। तो ये जो है हिमालय का उत्थान होता गया और हिमालय को नदियां क्या करती, काटती गई और अपना मार्ग छोड़ा नहीं। तो ये इसीलिए जो है ये, यानी इसका मतलब ये अर्थात मतलब है कि ये नदियां हिमालय के पूर्व से पहले यह नदियां बह रही हैं। अब आइए समझते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो एक एक नदी के बारे में हम विशेषता समझते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम समझते हैं। देखिए सिंधु नदी भारत के उत्तर पूर्व में, इधर ये हमारा देश है, इधर देश है हमारा चीन, और चीन में एक यहाँ पर स्थान है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से ये तीनों नदियों का उद्गम होता है। तो तिब्बत के पठार में यहाँ से, यानी जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार में एक स्थान है यहाँ पर चेमा यिंगदुंग। तो चेमा यिंगदुंग से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो आप सबसे पहले ये पॉइंट लिख लीजिए कि सिंधु नदी का उद्गम जो है, उद्गम कहां से होता है? तो चीन के तिब्बत पठार से, तिब्बत पठार से चेमा युंगदुंग नामक स्थान से होता है। अब देखिए सिंधु नदी 3 देशों से होकर के प्रवाहित हो रही है। कितने देशों से? कौन कौन से? एक तो हमारा चीन है, साथ भारत है, भारत के साथ साथ में पाकिस्तान है। यानी सिंधु नदी कितने देशों से होकर के प्रवाहित हो रही है? तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर के, देखिए चाइना, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से होकर के प्रवाहित हो रही है। आगे देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो यानी तिब्बत से होता है और भारत में होते हुए प्रवेश करते हुए जाती है। भारत में कहां पर प्रवेश करती है? तो भारत में देखे होंगे लद्दाख में 3 श्रेणियां हमारी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियां हैं।
तो भारत में काराकोरम पर देखे होंगे सबसे ऊंची चोटी हमारी है, जो यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है हमारी केटू-गार्डविन आस्टिन। तो उसी के नीचे एक हमारी श्रेणी है लद्दाख और उसके नीचे एक श्रेणी है जास्कर। तो हमारी सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर की श्रेणी से होकर के प्रवाहित होती है। आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि सिंधु नदी सिंधु नदी सिंधु नदी सिंधु नदी भारत में कहां से, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर के प्रवाहित होती है। कौन कौन से, ये देखिए लद्दाख है और ये जास्कर श्रेणी से होकर के प्रवाहित होती है। आगे देखिए सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी अपना जल कहां गिरा देती है, तो सिंधु नदी भारत के पश्चिम में इधर है अरब सागर, तो सिंधु नदी अपना जल कहां गिरा देती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट है, अब देखिए सिंधु नदी की अन्य जो है सहायक नदियां हैं, तो सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है और ये जो नदियां हैं ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हमारी सतलज नदी है, जो कि सतलज नदी भी देखिए कहां से निकलती है, तो सतलज नदी भी यानी चाइना में तिब्बत के पठार से राकसताल एक स्थान है, वहां से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। जैसे कभी कभी राकस ताल की जगह पे कभी कभी राक्षस ताल भी लिख करके आ जाता है, तो ये जो है इसी को यानी राकस ताल को ही कभी कभी राक्षस ताल भी कहते हैं। तो यानी जो है सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यानी चीन के तिब्बत के पठार के राकस ताल के नामक स्थान से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी भी 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। अब ये भी पूछा जाता है कि सतलज नदी जो है कितने देशों से होकर भारत के कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, तो भारत के 2 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। कौन सी, सतलज नदी। हम सतलज नदी की बात कर रहे हैं। देखिए सतलज नदी भारत के 2 राज्यों से होकर के प्रवाहित हो रही है। कौन कौन से, एक तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर हमारा पंजाब है, तो यानी सतलज नदी भारत के 2 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर के प्रवाहित हो रही है सतलज नदी। अब देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, सतलज नदी की लंबाई की बात करें तो सतलज नदी की लंबाई की आप यहाँ बात लिख लीजिएगा, सतलज नदी की लंबाई, तो सतलज नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सतलज नदी की लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए सिंधु नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनको समझ लेते हैं। सिंधु नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो कौन है, झेलम है, चेनाब है, रावी है और रावी। व्यास नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, व्यास नदी जो है वो सतलज नदी की सहायक नदी है। आगे आइए देखिए झेलम नदी जो हमारी किसकी, सिंधु नदी की सहायक है, तो झेलम नदी भारत में कहां से निकलती है, तो भारत में यानी देखे होंगे भारत में जो लद्दाख है, लद्दाख में यहाँ पर यानी बेरीनाग के समीप शेषनाग झील जो है हमारे शेषनाग झील से निकलती है, इसका उद्गम जो है यहाँ से होता है। नेक्स्ट उसके बाद में देखेंगे और जाकर के पाकिस्तान में अपना सिंधु नदी में अपना जल गिरा देती है, कौन सी, झेलम नदी। आगे समझते हैं झेलम नदी, आगे समझते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी देखिए हिमाचल प्रदेश के सिरकिला दर्रा के समीप बारालाचा दर्रा से निकलती है और अपना जो है जल कहां करके पाकिस्तान में मिठानकोट में जाकर के अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट आगे देखिए हमने चेनाब नदी को समझ लिया, आगे समझते हैं देखिए रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश, रावी और ब्यास, 2 नदियां हैं जो रावी और ब्यास, ये दोनों नदियां जो हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती हैं। कहां से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती हैं। आगे देखिए रावी नदी जो है अपना जल कहां गिरा देती है, यानी सिंधु नदी में अपना जल गिरा देती है, कहां पर, मिठानकोट में अपना जल गिरा देती है। जबकि ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, मगर ये जो है अपना जल कहां, सतलज नदी में गिरा देती है। सतलज नदी में कहां पे गिराती है, तो पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक बैराज पर अपना जो है जल गिरा देती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं, तो ये यहाँ से प्रश्न को पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि यानी सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो झेलम है, चेनाब है और रावी है। ब्यास नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, ब्यास नदी जो है सतलज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आगे देखिए, एक इधर है हमारा चाइना और इधर है भारत और ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी कभी जल का समझौता एक हुआ था, जल समझौता 1960 ईस्वी में, तो थोड़ा जल समझौते को भी समझ लेते हैं। आइए देखिए
यानी भारत से कई नदियां निकलती हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर के अपना जल गिराती हैं। जैसे हम सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु के ठीक देखे होंगे झेलम नदी, झेलम, झेलम, झेलम नदी। आगे हमारे देखे होंगे झेलम के साथ में चेनाब नदी, चेनाब, चेनाब नदी, चेनाब नदी, ये देखे होंगे। यानी सिंधु नदी तो चलो चाइना से निकलती है और जाकर के अपना जल पाकिस्तान में गिराती, अरब सागर में अपना जल गिराती है, पाकिस्तान होते हुए अपना अरब सागर में जल गिरा देती है। उसी के साथ साथ में झेलम है, चेनाब है, ये जो है नदियां भी निकलती हैं। तो इन तीन नदियों का जल जो है किसका, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन तीन नदियों का 1960 में एक समझौता हुआ था जिसे हम सिंधु जल समझौता नाम से जानते हैं। कि किस नाम से जानते हैं, सिंधु, सिंधु जल, सिंधु जल, सिंधु जल समझौता। इसे सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था, तो 1960 में ये हुआ था, यानी 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। इसमें ये बात कही गई थी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, तीन नदियों का जो है जल, तीन नदियों का जो जल है वो 80% जो पानी है, 80% पानी, 80% पानी जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान उपयोग करेगा। और 20% पानी, 20% पानी, 20% पानी भारत जो है उपयोग करेगा, भारत उपयोग करेगा। तो यानी सिंधु जल समझौते में 1960 में तीन नदियों का, कौन कौन से, सिंधु, झेलम, चेनाब, तीन नदियों का जल जो है 80% पानी कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान उपयोग करेगा, और 20% पानी कौन उपयोग करेगा, भारत करेगा। ये इसमें समझौता हुआ था। आगे हमारी देखिए नदियां और निकलती हैं, रावी है, व्यास है और सतलज है। कौन सी, रावी है, रावी है, रावी नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, ये तीन नदियां हैं। अब इन तीन नदियों में इसका भी समझौता हुआ था। तो इसमें यह कहा गया था कि 80% पानी, 80% पानी भारत उपयोग करेगा, भारत उपयोग करेगा, और 20% पानी, 20% पानी, 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। यानी इसका मतलब सिंधु जल समझौता हुआ था किस वर्ष में, तो 1960 में हुआ था, यानी 1960 में हुआ था। इसमें तीन नदियों के बारे में, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसमें यह कहा गया था कि 80% जो पानी है, यानी इसका, इन तीन नदियों का 80% पानी जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% पानी भारत उपयोग करेगा। रावी, व्यास, सतलज, इन तीन नदियों का 80% पानी भारत उपयोग करेगा और 20% पानी कौन उपयोग करेगा, पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो यहां से पॉइंट कभी से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं। देखिए झेलम है, चेनाब है, रावी है, ये जो तीन नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ये तीनों नदियां अपना भारत से पानी लेकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी पर, यानी सिंधु नदी में छोड़ देती हैं। और सिंधु नदी में कहां पे, तो पाकिस्तान में मिठान कोट पे जो है अपना जल गिरा देती हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए आगे समझते हैं। अब ये हो गई हमारी, नेक्स्ट है सिंधु जल हो गया और सतलज नदी हो गई। अब समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को थोड़ा समझते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी यानी चीन में तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से, कहां से, देखिए यानी चीन में तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और इसे यानी चाइना में, इसे जो है चाइना में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यानी चाइना के लोग इसे जो है किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी का ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो मानसरोवर झील से होता है और भारत होते हुए अपने बांग्लादेश में अपना जल गिरा देती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में जब आती है तो भारत में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब कहीं प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। यानी जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश को आगे क्रॉस करते हुए यहाँ पर भारत में आती है असम राज्य में, और असम राज्य में इसका वास्तविक नाम जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत के असम राज्य में जाना जाता है। नेक्स्ट है, तो असम राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यानी इसका यानी ब्रह्मपुत्र नदी नाम इसका कहाँ पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी नामकरण भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो असम राज्य में इसका जो है नाम, यानी असम जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको वास्तविक ब्रह्मपुत्र नदी किस भारत के किस राज्य में जानते हैं? तो यानी असम राज्य में जानते हैं। यही ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के असम राज्य में यहीं पर एक सबसे बड़ा द्वीप है, जो यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन से? भारत, यानी किस नदी पर है? तो यानी ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी द्वीप है। इसे ये जो द्वीप है ये इसको जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है माजुली द्वीप के माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। कहां पर? यानी देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्यों? क्योंकि नदियां क्या करती हैं? नदियां अपने साथ कंकड़ मिट्टी पत्थर जो है लेकर के आती हैं और जो है यानी मैदानी भाग में छोड़ देती हैं। तो इसलिए जो है यहाँ से नदी यानी कंकड़ मिट्टी पत्थर ला करके यहाँ से छोड़ दी, तो ये यहाँ पर जो है एक द्वीप का निर्माण हो गया है, जो सबसे बड़ा द्वीप बन गया है। ये नदी द्वीप है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत के किस राज्य में है? तो भारत के असम राज्य में। उसका नाम क्या है? तो उसका माजुली द्वीप नाम है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, आगे हमारी जो है यानी ब्रह्मपुत्र नदी आगे जो है भारत के यहाँ मेघालय राज्य पड़ता है। मेघालय राज्य को यानी पार करते हुए आगे भारत के कहाँ पहुंचते, यानी दूसरे देश में पहुंचती है, यहाँ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की तो ये जो जितनी खास विशेषताएं थी हमने बता दी है। अब देखिए आगे यहाँ से एक हमारी नदी निकलती है, कौन सी? गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी भी कहाँ से? भारत के यहाँ से देखे होंगे, भारत का यहाँ पे एक राज्य है उत्तराखंड। तो भारत के उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब थोड़ा देखिए गंगा नदी के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। आइए थोड़ा गंगा नदी आइए गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गंगा नदी का उत्तराखंड से होता है। कहां से? भारत के उत्तराखंड राज्य से होता है। और गंगा नदी यानी गंगा नदी डायरेक्ट नहीं बनती। गंगा नदी की पहले दो धाराएं निकलती हैं, एक है ये अलकनंदा और एक है भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी, ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी। यानी अलकनंदा और भागीरथी दो संयुक्त धाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी ये है गंगा नदी का निर्माण होता है। तो गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी दो संयुक्त धाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य से निकलती है और उत्तराखंड के राज्य से निकलते हुए यानी यहाँ भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है और ये अपना जल कहाँ गिरा देती है? बांग्लादेश में अपना जल गिरा देती है, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। आगे देखिए, जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी यहाँ से भारत के कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। कौन कौन से? एक तो खुद हो जाता है उत्तराखंड, दूसरा हो जाता है उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाता है बिहार और बिहार के बाद में हो जाता है झारखंड, यानी जेएच अर्थात यानी झारखंड। और यहाँ पर हो जाता है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल अर्थात यानी पश्चिम बंगाल। तो भारत के कितने राज्यों से करके? 5 राज्यों से, 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। गंगा नदी की लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी गंगा नदी की लंबाई है। सबसे कम किस राज्य में है लंबाई? तो झारखंड में सबसे कम लंबाई है।
गंगा नदी की जो आगे पश्चिम बंगाल में आती है और गंगा नदी की दो संयुक्त धाराएं टूटकर अलग हो जाती हैं। एक यहाँ आ जाती है जिसे हम हुगली नदी कहते हैं, और एक ये जो है मेन गंगा नदी है, वो अपना जल कहाँ लेकर के आती है, बांग्लादेश में आकर के अपना जल, यानी यहाँ पर इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों जो है नदियां अपना जल बांग्लादेश में गिरा देती हैं। दोनों का मिलन बिंदु हो जाता है और दोनों मिलने के बिंदु से एक तीसरी नदी का निर्माण होता है जिसे हम मेघना नदी कहते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जहां पर दो नदियों का आपस में मिलन बिंदु हो रहा है, एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी, एक तरफ से गंगा नदी, तो दोनों संयुक्त धाराएं आपस में कहां पर मिलती हैं, तो बांग्लादेश में मिलती हैं। दोनों संयुक्त धाराओं के मिलने से तीसरी नदी का कौन सा निर्माण होता है, तो वो मेघना नदी का निर्माण होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए जो मेघना वास्तविक जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल कौन सी नदी गिराती है, तो ना तो गंगा गिराती है ना तो ब्रह्मपुत्र गिराती है। कौन सी नदी गिराती है, हमारी यहाँ पर अपना जल जो है कौन सी नदी गिराती है, मेघना नदी अपना जल गिराती है। यानी बंगाल की खाड़ी में वास्तविक जल जो है अपनी मेघना नदी गिराती है, क्योंकि दो संयुक्त धाराओं के मिलने से तीसरी नदी का निर्माण होता है, कौन सी, मेघना नदी। तो मेघना नदी यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, जिससे यहाँ पर दोनों नदियों के मिलने से एक तीसरी नदी बनती है, मेघना नदी। मेघना नदी जो है अपना यहाँ जल गिरा देती है, जिससे एक यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो गया है, जिसे हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये आज महत्वपूर्ण जो है अंतरराष्ट्रीय नदियां नहीं है, क्योंकि तीनों नदियों के बारे में हमने समझा। और एक चौथी नदी जो है हमारी है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के समझने के लिए इसके हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा गंगा नदी को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इसमें फिर अगर समझते तो फिर बहुत वीडियो लंबा भी हो जाता है और सारा खोज पोच हो जाता है एक में। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को समझेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसलिए गंगा नदी को हम थोड़ा अलग से नेक्स्ट वीडियो में अलग से विस्तार पूर्वक से समझेंगे। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को? वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी और इसमें हम क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं वो भी आप अपने कमेंट में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।